detailed characters analysis of the novel In the Skin of a Lion, written by Michael Ondaatje. The main protagonist character of the novel is Patrick Lewis. Novel start होता है पैट्रिक लिविस की बॉयहुड लाइफ से और फिर ये ग्रो करता है अपने साइलेंट फादर के साथ जिसका नाम हेजन है। इनके हेजन का बेसिकली एज ए फादर कोई इतना खास रोल नहीं है, बस वो उसका बाप है, उसको कुछ भी नहीं सिखाता, कोई लेजेंडरी कोई ऐसी बात नहीं है और कोई थ्योरी नहीं है, कोई बेस नहीं है, बस वो उसका वालिद है। और पैट्रिक लिविस जो है अपनी लाइफ को खुद मैन्यूवर करता है। पैट्रिक की तबीयत ऐसी है कि ये किसी को जज नहीं करता, बस देखता है चीजों को और दूर से साइलेंटली चीजों को ऑब्जर्व करता है। और जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है तो ये अपने स्मॉल टाइम को छोड़ के, छोटे जो कस्बे जिसमें ये रहते हैं उसको छोड़ के टोरंटो चला जाता है और वहां पे ये एक सर्चर बन जाता है, एक एजेंट जो लोगों को तलाश करता है। सो वहां पे एक मिलेनियर हैं एम्ब्रोज स्मॉल, वो किडनैप हो गए हैं अपेरेंटली, या गुम हैं या गायब हैं या मिसिंग हैं, तो ये उनको तलाश करता है। तो जब ये एम्ब्रोज स्मॉल को तलाश कर रहा होता है तो उसकी जो वाइफ है क्लारा, उसके साथ इसको मोहब्बत हो जाती है। और फिर उसके बाद क्लारा के साथ एक और उसकी एक फ्रेंड होती है एलिस, उसके साथ इसको मोहब्बत हो जाती है और इनका आपस में एक ताल्लुक बन जाता है। सो इसी तरह इसकी जिंदगी जो है वो इन दो खवातीन को मिलने के बाद तब्दील होती है। और जब ये अपनी सर्जर की जॉब छोड़ देता है तो फिर ये दोबारा शहर में मुश्किल एक मजदूरी का काम करने लग जाता है, हार्ड लेबर का काम करने लग जाता है, जैसे कि पहले ये गांव में किया करता था। और फिर इसके जो कनेक्शन और इसके जो राब्ते हैं वो मैसेडोनियन इमिग्रेंट्स के साथ बन जाते हैं जो उसके साथ मजदूरी करते हैं। तो एक वर्किंग क्लास नेबरहुड है जहाँ पे ये रहता है और वहाँ पे मैसेडोनिया से आए हुए जो लोग हैं जो हिजरत करके आए हैं उनके साथ ये काम करता है। मैसेडोनिया या नॉर्थ मैसेडोनिया जो प्रेजेंट डे ग्रीस है, ग्रीस का एक मेजर पार्ट है मैसेडोनिया और लार्जेस्ट सेकंड मोस्ट पॉपुलस जियोग्राफिक एरिया है ग्रीस के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये एक माइंडलेस बंदा है या पैशनलेस है, मतलब कि ये जहन भी रखता है, सोच भी रखता है और उसके अपने पैशंस भी हैं, एस्पिरेशंस हैं, इसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन इसकी जो लाइफ है वो एक सिंगल स्टोरी है, एक बड़ी एक तस्वीर है, उस तस्वीर का एक हिस्सा है इसकी एक जिंदगी, और जो बहुत सी छोटी छोटी चीजों को मिला के बनी हुई है। तो वो तमाम बड़ी चीजें मिलाएं तो वो जो एक बड़ी पिक्चर या एक पेंटिंग बनती है उसका एक हिस्सा है पैट्रिक लिविस। और ये जो एक ड्रीम लाइक पोस्ट मॉडर्न नॉवल है इन द स्किन ऑफ अ लायन, तो उसके लिए ये प्रोटैगनिस्ट एक आइडियल सिचुएशन है, ये एक आइडियल कैरेक्टर है जिसकी अपनी स्टोरीज हैं, उसके अपने इमेजेस हैं, पैशंस हैं उसके, और वो थ्रू जो सारी कहानी के अंदर ये पैशन स्टोरीज और इमेजेस जो हैं थ्रू पैट्रिक लुइस रिफ्लेक्ट किए गए हैं, जिसमें हम इसकी डिजायर्स को भी देखते हैं और उसकी लॉयलिटीज को भी देखते हैं। इसकी नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी वांट्स और लॉन्गिंग्स क्या हैं, और इसकी डिवोशंस क्या हैं, रिलायबिलिटीज और फिडिलिटीज क्या है, इसकी फेथफुलनेस क्या है। इसका सबसे बड़ा जो पैशन बन जाता है वो बन जाता है कि जो एलिस इस कहानी में मर जाती है, इसने उसका बदला लेना है और उसके लिए ये एक होटल को बम लगा के उड़ा देता है। और फिर एलिस की जो बेटी है हाना, उसको ये अडॉप्ट कर लेता है और उसको बेटी की तरह रखता है अपने साथ और उसके साथ एक फादरली फिगर के तौर पे रहता है। तो पैट्रिक लिविस के कैरेक्टर को हम कुछ हेडिंग्स में देखते हैं। तो पहली जो हेडिंग है वो है बैकग्राउंड एंड ओरिजिन्स। रूरल ओरिजिन का है ये, बेसिकली एक रूरल बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक है, जो कि नॉर्दर्न ओंटारियो में जो लोग लकड़ियों का काम करते हैं, लॉग्स लकड़ियों के तख्ते बनाते हैं और उठाते हैं, उनमें ये काम करता है और मजदूरी करता है। फिर ये जो वाइल्डरनेस है, वो जो एक कस्बे की जिंदगी है जिसमें नेचर के करीब है, उससे इसकी ट्रांजिशन होती है अर्बन लैंडस्केप की तरफ और ये टोरंटो चला जाता है और वहां पे इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है और तब्दीली आती है। तो उसका जो ऑक्यूपेशन और ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें पहले ये डायनामाइटर बनता है। तो पैट्रिक जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करता है सिटी में एज ए डायनामाइटर, क्योंकि टोरंटो सिटी में आबादी बढ़ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, और वो जो आबादी बढ़ रही है उससे कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। तो उससे ये वो एक पहाड़ी इलाका है सारा और वहां पे डायनामाइट से पहाड़ों को उड़ाते हैं और नहरों के लिए और पुलों के लिए रास्ते बनाते हैं। तो ये डायनामाइट पे काम करता है, जिसमें टनल्स पे काम होता है और ब्रिजेस में काम होते हैं। तो फिजिकली डिमांडिंग है इसका प्रोफेशन और खतरनाक भी है, डेंजरस है। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि उस वक्त जो टोरंटो में कंस्ट्रक्शन का एक बूम आया हुआ था, तो वहां पे मजदूरों के कितने मसाइल थे और कितनी हार्श किस्म की रियलिटीज थी, जिसमें सेफ्टीज भी नहीं थी और उनकी जान को खतरा था और वो किन हालात में काम कर रहे थे। और इसकी लाइफ में एक एवोल्यूशन हुआ है कि ये नॉवल जिस तरह प्रोग्रेस करता है, तो पैट्रिक जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहा है और पर्सनली भी ग्रो कर रहा है, और ये डिफरेंट किस्म के सिटी लाइफ के एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पे ये एक्सप्लोसिव पे काम करता है। और फिर क्लारा डिकन्स की इसमें एक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और ये लेबर मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, जो मजदूरों के लिए एक तहरीक चलती है। पैट्रिक लुइस एक क्वाइट ऑब्जर्वर है और नैरेटर है।
बिल्कुल खामोशी से बातें सुनता है, जजमेंटल नहीं है ये, और इसकी नेचर एक ऑब्जर्वेशनल नेचर है। थ्रू आउट इसका रोल एक पैसिव ऑब्जर्वर का रहा है, और ये तमाम चीजें, तमाम इवेंट्स और लोग, जो कुछ इसके आसपास हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है अपने अंदर। और इसकी ये जो क्वालिटी है ये कंट्रीब्यूट करती है जो नॉवल का स्टाइल है, नैरेटिव स्टाइल, कि पेट्रिस का जो पर्सपेक्टिव है वो सर्व करता है कि ये एक फोकल बनता है, मेन ये कैरेक्टर है जो कि एक्सप्लोर कर रहा है अदर कैरेक्टर्स की लाइफ्स को। इसका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है क्लारा डिकन्स के साथ, वो नॉवल का एक सेंट्रल एलिमेंट है। और क्लारा डिकन्स जो है फिर उसके साथ ये मिलके उसको एम्ब्रोस स्मॉल को तलाश करते हैं। एम्ब्रोस स्मॉल क्लारा डिकन्स का हस्बैंड है और ये एक मिलेनियर है। क्लारा का पास्ट जो है वो मिस्टीरियस है और राउडी किस्म का है, वाइल्ड है, जिसमें एक फेस्टिव सी लाइफ उसने गुजारी हुई है। और वो उसके जो रोमांसेस हैं वो सिग्निफिकेंट ड्राइविंग फोर्स बने हुए हैं, जिन्होंने पैट्रिक की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस किया है। तो इसमें हमें लव की, पैशन की एक थीम नजर आती है, और एक इन कैरेक्टर्स के अंदर हमें एक एलिमेंट ऑफ लॉस भी नजर आता है कि ये एक दूसरे के साथ हो के भी एक दूसरे के हो नहीं सकते। एलिस गुल या एलिस गल एक कैरेक्टर हैं जो कि हॉस्पिटल पे एक नर्स हैं, जो कि पैट्रिक का एक कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और ये हॉस्पिटल में उसको ट्रीट करती हैं। ये कैरेक्टर स्टोरी में एक और लेयर को ऐड करता है, और एलिस भी जो है वो एक सॉलेस का, कंफर्ट का और स्टेबिलिटी का एक सोर्स बन जाती है पैट्रिक के लिए। और ये रोल हमें रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह पर्सनल रिलेशनशिप जो है पैट्रिक का, वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वेलबींग की तरफ जाता है। ये वैसे लड़कियों की तरफ से इसकी जिंदगी जो है ना बड़ी रिच रही है, मीन्स कि एक के बाद एक लाइफ लड़की इसकी लाइफ में आ रही है, ये खातून आ रही है। पैट्रिक लीविस का इमिग्रेंट एक्सपीरियंस भी है। खुद तो ये एक इमिग्रेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो जर्नी है वो हमें किससे सुनाती है और हमें एक एक्सपीरियंस देती है इमिग्रेशन का। क्योंकि ये रूरल वाइल्डनेस से एक शहरी आबादी की तरफ, एक बसलिंग सिटी की तरफ जाता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, आइडेंटिटी का एक प्रोसेस है, और जो ये चैलेंजेस फेस करता है नए एनवायरनमेंट में जाके और किस तरह अपनी लाइफ को नेविगेट करता है, एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट ऑफ माइग्रेशन इसकी जिंदगी में भी इस तरह रिफ्लेक्ट होता है। और फिर ये मैसेडोनियन इमिग्रेंट्स जो हैं उनके साथ रहता है, और फिर एक मुश्किल जो हार्ड लेबर की ये जिंदगी गुजार रहा है, जिससे पता लगता है कि मजदूर कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो सारा एक इमिग्रेंट एक्सपीरियंस की एक पिक्चर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसकी लाइफ में एक पार्टिसिपेशन इन हिस्टोरिकल इवेंट्स भी है, क्योंकि इसने लेबर मूवमेंट में अपना पार्ट प्ले किया है। तो पैट्रिक जो है लेबर मूवमेंट में इन्वॉल्व रहा है, और इसकी जो एसोसिएशंस थी निकोलस टेमिलकॉफ के साथ, ये कैरेक्टर आगे हम डिस्कस करेंगे, वो पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो उस टाइम का था इसकी पार्टिसिपेशन रही है, और उसने किस तरह स्ट्रगल किया है, और वर्किंग क्लास के लिए किस तरह इसने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, और इंसाफ के लिए ये लड़ा है, और क्वेस्ट फॉर द जस्टिस के लिए ये लोग एफर्ट करते रहे। पैट्रिक लीविस की आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज भी जो हैं वो निकोलस का इन्फ्लुएंस है इसकी लाइफ के ऊपर। तो इसका जितना भी पैट्रिक का इंटरेक्शन रहा है निकोलस टेमिलकॉफ के साथ, वो एक्सपोज करता है, हमें बताता है कि एक आर्ट और कल्चर की दुनिया के साथ इसका तारुफ जो है वो निकोलस के थ्रू हुआ है, और निकोलस एक मेंटोर फिगर बन गया इसके लिए गाइडिंग, और इसका एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जिसने इसको सिखाया है। और पैट्रिक को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस और एक आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज उसकी जिंदगी में जो आई हैं, ये एलिमेंट, ये टच ऑफ आर्ट जो इसकी जिंदगी में है, वो बिकॉज ऑफ निकोलस है। सो समरली हम ये कह सकते हैं कि पैट्रिक लीविस जो है इसने अपने कैरेक्टर को इवॉल्व किया है, और इसकी जर्नी जो है थ्रू आउट द नॉवल एक व्हीकल की तरह है जो एक्सप्लोर कर रही है डिफरेंट थीम्स, जिनमें प्यार भी है, जिसमें शनाख्त, आइडेंटिटी का एक एलिमेंट है, सोशल और हिस्टोरिकल लैंडस्केप है 20th सेंचुरी टोरंटो का, जिसमें उसकी जो खामोशी है वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी रेजिलियंस है, बर्दाश्त है उसकी, और जो उसके पर्सनल रिलेशनशिप हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉवल के नैरेटिव को रिच बना रहे हैं, वो मजीद इफेक्टिव कर रहे हैं उसको। आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज एलिस गुल या गल। हम इसको वैसे अपने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में गुल ही कहते हैं। ये पैट्रिक की फर्स्ट लवर है टोरंटो में, उसकी फ्रेंड है ये, यानी कि ये क्लारा डिकन्स की फ्रेंड है। पैट्रिक और एलिस जो हैं, जब क्लारा शहर को छोड़ के चली जाती है तो बहुत सालों बाद ये दोबारा मिलते हैं। तो ये एक प्ले में मिलते हैं, एक ड्रामा है कोई, एक प्ले जो एक्ट हो रहा है और उसमें एलिस एक्टिंग कर रही है। एलिस बेसिकली उसका प्रोफेशन है एक्टिंग, या वो शोबिस के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली वो जो मैसेडोनियन इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने पैट्रिक लुइस को इनवाइट किया है कि एक प्ले है वो देखने जाते हैं, और जब वो उस प्ले में जाते हैं तो वहां पे एलिस एक्टिंग कर रही है, और इस एलिस से इसका पहले ताल्लुक रहा है, तो वहां पे ये बहुत सालों के बाद दोबारा मिलते हैं। पैट्रिस फिर एलिस के साथ रहने लग जाता है, और वहां पे एलिस और पैट्रिक के साथ उनकी एक 9 साल की बेटी भी रह रही होती है उसी मैसेडोनियन इमिग्रेंट कम्युनिटी में। और
पेट्रिक बताता है कि एलिस बेसिकली पहले एक नन थी जो कहीं सैर करने के लिए गई हुई थी और एक स्ट्रीट ब्रिज बन रहा था ब्लूर में, तो वहां पे जब ये सैर के लिए गए थे तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो ये वहां से गिरी थी और हवा में ही इसने पैट्रिक लुइस ने, चूंकि ये वहां पे लेबर का काम कर रहा था, तो इसने उसकी जिंदगी बचाई थी। एलिस जो है इसका एक बहुत फेरोशियस किस्म का और बहुत गुस्से वाला एक वेहमेंट मार्क्सिस्ट एटीट्यूड है, यानी कि ओवरऑल ये बिलीव करती है कलेक्टिवनेस पे, कम्युनलिस्ट किस्म की एक इसकी एक्टिविटी है जिसमें मतलब एंटी कैपिटलिस्ट हम इसको कह सकते हैं। रिच और रूलिंग क्लास के ये खिलाफ है और ये पैट्रिक को कन्विंस करती है कि वो उसको ज्वाइन करे लेबर मूवमेंट में। और पैट्रिक चूंकि इसको प्यार करता है तो उसकी तमाम फिलॉसफीज और वो जो फलसफे चाटती रहती है, गरीब और अमीर के दरमियान जो उसके अंदर एक क्लैश चल रहा है, पुअर और रिच के दरमियान जितनी भी उसकी डिस्कशन है उसको ये बड़े गौर से सुनता है। लेकिन बदकिस्मती से एलिस एक रॉन्ग सूट केस को पिक कर लेती है किसी इवेंट पे जिसके अंदर एक डेटोनेटर लगा होता है, वो ब्लास्ट होता है और एलिस जो है वो मर जाती है ड्यूरिंग अ स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन। कोई एहतजाज चल रहा है एक, तो वहां पे एक सूट केस गलती से ये उठा लेती है और वो फट जाता है और वहां पे इसकी मौत हो जाती है। सो पैट्रिक जो है अब इसका बदला लेना चाह रहा है और इसकी लाइफ में भी ये मोटिव बन गया कि इसने एलिस की मौत का बदला लेना है। एलिस के कैरेक्टर को हम कुछ हेडिंग्स में देखते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड एंड प्रोफेशन है, तो इसका एक नर्सिंग प्रोफेशन है और एक नर्स के तौर पे हॉस्पिटल में काम करती है, जहाँ पे इसने पैट्रिक एक एक्सीडेंट हुआ था तो पैट्रिक की ट्रीटमेंट की थी। बेसिकली वही जो पुल से गिरने का एक्सीडेंट है, उसमें पैट्रिक जख्मी हो गया था, ये वो तो बच गई थी, तो फिर इसने इसकी ट्रीटमेंट की। तो वहां से एक नॉवल में ये क्रूशल रोल प्ले करता है इसका प्रोफेशन, इस प्रोफेशन की वजह से ये दोनों आपस में करीब हो गए थे। और एक जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का और जो पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कनेक्ट करता है नॉवल 20th सेंचुरी पोस्ट मॉडर्निज्म। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कंपैशन, बहुत ही स्टेडफास्टनेस है इसके कैरेक्टर में और बहुत ही सपोर्टिव कैरेक्टर है एलिस का। स्टेडफास्ट मींस परसिस्टेंट, कमिटेड, डेडिकेटेड, फर्म। सो एलिस को एज ए स्टेडफास्ट और एक सपोर्टिव प्रेजेंस दिखाया गया है पैट्रिक की जिंदगी में, और तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम जो मसले हैं, उनमें इनका जो रिलेशनशिप है क्लारा डिकन्स के साथ, उसमें एलिस जो है वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी और एक कंपैशन प्रोवाइड करती है पैट्रिक लुइस को। और इसकी जो नर्चरिंग क्वालिटीज हैं, क्योंकि ये नर्स के तौर पे एक्ट कर रही है, तो वो एक सोर्स ऑफ कंफर्ट बन जाती हैं, एक सुकून का बायस बनती हैं पैट्रिक की जिंदगी में। तो उसकी जिंदगी में वैसे ही सुकून नहीं है, मुश्किल मजदूरों की भी जिंदगी गुजार रहा है, इमिग्रेंट का एक्सपीरियंस भी है उसका, अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में आया हुआ है, तो वहां पे इसको जो सुकून मिलता है वो एलिस में मिलता है। सो पैट्रिक की लाइफ पे इसका एक बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है, क्योंकि इट सोलिसिस और हीलिंग एक है, मींस एक कंफर्ट और एक रिहेबिलिटेशन का एलिमेंट है एलिस के कैरेक्टर में। वो जितना उसका ख्याल रखती है और जितनी उसको अटेंशन देती है ड्यूरिंग द रिकवरी फेज, जिसमें वो फिजिकली और इमोशनली जितना डैमेज हुआ होता है उसकी रिकवरी होती है, तो एलिस का कैरेक्टर जो है बेसिकली काउंटर बैलेंस कर रहा है जो जितने भी पैट्रिक की लाइफ में एक tumultuous किस्म के, एक अनब्रिडल्ड और एक क्राउडी और एक वाइल्ड किस्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें एक बैलेंसिंग फैक्टर है। क्वाइट स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस, एक रिजिलियंस है। एलिस थ्रू आउट दी स्टोरी एक क्वाइट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और एग्जिबिट करती है रिजिलियंस, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और ये चैलेंजेस को बर्दाश्त कर सकती है, भले वो पर्सनल हो या भले वो प्रोफेशनल नेचर के हो। और एक सेंस ऑफ इनर फोर्टिट्यूड है इसके अंदर, इसके कैरेक्टर के अंदर करेज है, स्ट्रेंथ है, एक ग्रिट है, स्टेमिना है, और तमाम परेशानियों में, तमाम मुसीबतों में और तमाम ऑब्स्टेकल्स में जो कि ये फेस कर रही है, फिर भी ये डिटरमिन्ड है और अपनी ड्यूटी जो है एज ए नर्स वो निभा रही है। थीम्स ऑफ लव एंड इंटीमेसी, सो प्यार भी है और फेमिलियरिटी भी है, क्लोजनेस है, एक अंडरस्टैंडिंग है। एलिस का जो पैट्रिक के साथ रिलेशनशिप है उसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि एक फ्रेंडलीनेस और एक मोहब्बत और एक प्यार का एलिमेंट है, और इनका जो आपस में कनेक्शन है ऑनडाटजी ने एक्सप्लोर किया है कि उसमें कितनी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर होती हैं, और इंडिविजुअल लाइफ्स में पर्सनल कनेक्शंस किस तरह इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ऑनडाटजी ने हमें ये चीज दिखाई है। तो समरीली हम ये कह सकते हैं कि एलिस बुल का कैरेक्टर एक मल्टीफेसेटेड कैरेक्टर है, जो कि ऑनडाटजी की राइटिंग स्टाइल का एक फीचर भी है कि इसके कैरेक्टर्स के अंदर डिफरेंट किस्म की साइट्स होती हैं, इनसाइट्स होती हैं, जो कि हमने उनकी इंट्रोडक्टिव वीडियो में पढ़ा भी है। सो इन द स्किन ऑफ अ लायन में इनका जो नर्स का रोल है उसका एक मिस्टीरियस पास्ट है, और उसका जो पैट्रिक लुइस के साथ एक रिलेशनशिप है जो नॉवल में लव, आइडेंटिटी और एक इंटरसेक्शन ऑफ पर्सनल और हिस्टोरिकल नैरेटिव को एक्सप्लोर करता है। और इसका जो कैरेक्टर है वो हमें सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ कंपैशन, एक नॉवल के डिफरेंट किस्म के जो इवेंट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, एक अनस्टेबिलिटी चल रही है, लेकिन उसमें ये कैरेक्टर पैट्रिक लुइस की जिंदगी में एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी है।
नेक्स्ट कैरेक्टर इज निकोलस टेमलकॉफ। ये एक मैसेडोनियन इमिग्रेंट है जो टोरंटो में रह रहा है और कंस्ट्रक्शन के दौरान हवा में लटकते हुए इसकी पहली मुलाकात होती है पैट्रिक लुइस के साथ। और जो उधर लोग जितने भी काम कर रहे हैं, जो लेबर है, उनमें ये सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला बंदा है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है। और ये इतने मुश्किल काम कर रहे थे जिसमें लटक के काम करना है और हवा में रस्सी की मदद से जो काम कोई भी मजदूर नहीं कर सकता वो काम ये कर लेता है। और इसकी लेबर का मैक्सिमम टाइम जो है उसमें ये ज्यादातर इंग्लिश तो नहीं बोलता, लेकिन इंग्लिश की फ्रेजेस जो है उनको ये बोलने की बस कोशिश करता रहता है। और लंबे लंबे इसने बूट पहने हुए हैं और खुद को बस रस्सी के साथ अटैच करके ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं उनके साथ बस हैंग करता रहता है पुलों में, पानी के ऊपर। इसका मैक्सिमम काम ये जो नट बोल्ट्स के साथ काम कर रहा होता है और अपनी जो लेबर का काम कर रहा है उसमें मैक्सिमम ये टाइम हैंगिंग में गुजार देता है। निकोलस काम कर रहा है एक पुल के ऊपर जो कि आधा बना है, तो वहां पे एलिस एज ए नन आती है सैर के लिए और धुंध होती है, फॉग होती है और उसमें ये गिर जाती है पुल से और ये हवा में ही एलिस को पकड़ लेता है और वहां पे इसका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो जाता है। लेकिन ये बहुत हिम्मत करता है और ये उसको भी बचा लेता है और खुद को भी बचा लेता है। और लेटर पार्ट ऑफ द नॉवल हमें पता लगता है कि ये इंग्लिश सीखने में कामयाब हो जाता है और इसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि ये अपनी एक बेकरी बनाता है। और चूंकि इसका भी एलिस के साथ एक ताल्लुक भी बन गया है, चूंकि इसने उसकी जान बचाई है तो उसकी बेटी के साथ भी इसका एक ताल्लुक बन गया है, तो ये उनका एक दोस्त बन जाता है और उसकी बेटी का एक प्रोटेक्टर या उसकी हिफाजत करने वाला बन जाता है। एलिस की बेटी का नाम हैना है। ये पैट्रिक का एक लॉयल फ्रेंड भी है और पैट्रिक ने इससे बहुत कुछ सीखा भी है उस मैसेडोनियन कम्युनिटी में आने के बाद। ये इस वीडियो की एक करेक्शन है। बेसिकली एलिस जब एज अ नन गिरी थी पुल से तो उसको निकोलस ने बचाया था, पैट्रिक ने नहीं बचाया था। निकोलस का भी इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है। ये मैसेडोनियन ओरिजिन का बंदा है ये, और इसके कैरेक्टर में इमिग्रेशन जो है वो हमें एक्सपीरियंस होती हुई नजर आती है। और थ्रू निकोलस ओंडाटजी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इमिग्रेंट्स फेस कर रहे हैं 20th सेंचुरी में, जबकि वो टोरंटो में एज ए लेबर काम कर रहे हैं। ये मेंटोर भी है और गाइड भी है। तो इसका जो पैट्रिक के साथ रिलेशनशिप है ये उसका मेंटोर बन जाता है और इनकी आपस में एक फ्रेंडशिप इवॉल्व होती है। और पैट्रिक को निकोलस के थ्रू आर्ट की दुनिया का, कल्चर की दुनिया का और डिफरेंट किस्म के इंटेलेक्चुअल परसूट्स जो हैं, एकेडमिक और रैशनल और लॉजिकल किस्म के जो लोग स्कॉलरली किस्म की चीजें जो है एक्टिविटीज, वो पैट्रिक को थ्रू निकोलस पता लगती हैं। और निकोलस इन्फ्लुएंस करता है उसकी लाइफ को, जो कि एक पर्सनल लाइफ से बियॉन्ड जाके उसको इम्पैक्ट करती हैं। और पैट्रिक की जो वर्ल्ड व्यू है, जो उसकी एस्पिरेशंस हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके जो एम्बिशंस हैं वो रीशेप होते हैं निकोलस से मिलने के बाद। निकोलस की आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। पेंटर और टाइलर है, ये टाइलें लगाने का काम भी करता है। तो इसकी जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज हैं वो नॉवल में इसकी क्रिएटिव डायमेंशंस को दिखाती हैं। ये जो टाइलिंग का काम करता है खास तौर पे, वो एक मेटाफर बन गया है कि ये बहुत ही एक मेटिकुलस और आर्टफुल किस्म की कंस्ट्रक्शन का नैरेटिव है और इसकी डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटीज बता रहे हैं कि इसको काम भी वो मिला है जिसके अंदर बहुत ज्यादा महारत और बहुत ज्यादा एक आर्टिस्टिक अप्रोच चाहिए। मीन्स एक फिनिशिंग का काम है कि जो ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है, मेहनत मजदूरी वाला काम, वो इतना आर्टिस्टिक नहीं है, लेकिन जो टाइलिंग का काम है वो ज्यादा बारीकी वाला और ज्यादा मेहनत तलब काम है। ये लेबर मूवमेंट पे भी इन्वॉल्व रहा है और उसने वर्कर्स राइट्स जो हैं उनकी एडवोकेसी की है और उनके लिए बात की है। और सोशल जस्टिस के लिए और ब्रॉडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मजदूर स्ट्रगल कर रहे हैं टोरंटो में उस वक्त 20th सेंचुरी में, उसके लिए इसने बात की और उसकी बड़ी कमिटमेंट और बड़ी रिजिलियंस दिखाई है और उस लेबर मूवमेंट में इसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। कॉम्प्लेक्स पर्सनल रिलेशनशिप है इसके और इसकी डिफरेंट किस्म की रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स हैं। जो निकोलस है इसके जो रोमांटिक रिलेशनशिप है डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ, जैसे कि एलिस कुल के साथ और कैरवेगियो, ये एक और कैरेक्टर इसको पढ़ेंगे, वो इस कैरेक्टर को मजीद कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाते हैं। तो ये जो इसका रिलेशनशिप है ये हाईलाइट करता है कि ये जो पर्सनल और हिस्टोरिकल नैरेटिव जो डेवलप हो रहे हैं उसमें द एलिमेंट ऑफ लव और इंडिविजुअल लाइफ्स जो हैं, हर इंसान की जो इनफरादी जिंदगी है वो किस तरह इन एक्शन है। सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रगल फॉर बिलोंगिंग है इसकी पर्सनैलिटी में। तो टोरंटो में हालांकि इसकी एक्टिव एंगेजमेंट है सोशली भी और कल्चरली भी, लेकिन फिर भी निकोलस जो है उसके अंदर एक सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि उसके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें इमिग्रेंट की एक ब्रॉडर थीम जो है उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं। और ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की सर्च में है कि जो ये नया माहौल है टोरंटो का वो बहुत ही रैपिडली और बहुत ही नया सा और बहुत जल्दी जल्दी तब्दील हो रहा है और उसमें ये खुद को एज एन इमिग्रेंट लेता है और एक डिस्प्लेस्ड पर्सन लेता है। ये वहां से बिलोंग नहीं करता लेकिन वहां पे रह रहा है। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज है या सिंबोलिज्म ऑफ ब्रिज है, ये निकोलस की इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है कि वो एक मुश्किल तरीन काम कर रहा है जो कि एक पावरफुल सिंबल है नॉवल के अंदर।
और ब्रिजेस जो हैं वो लोगों को आपस में जोड़ते हैं, कल्चर्स को आपस में जोड़ते हैं, हिस्ट्रीज को आपस में जोड़ते हैं, एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ ब्रिज करते हैं, गैप्स जो है उनको दूर करते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी का एलिमेंट है और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बेसिकली ये ब्रिजेस पे काम कर रहा है। तो चूंकि ये खुद कटा हुआ है, टूटा हुआ है अपने इलाके से, तो ये ब्रिजेस पे काम कर रहा है कि चलो खुद तो ये बिछड़ गया है अपने लोगों से, लेकिन ये दूसरे लोगों को ब्रिजेस बना के आपस में कनेक्ट करेगा। सो ब्रिजेस जो है वो एज ए सिंबल यूज किए गए हैं इस नॉवल में। इंटेलेक्चुअल डेप्थ है और एक फिलोसॉफिकल किस्म की कन्वर्सेशन है निकोलस के कैरेक्टर में, जो कि ये कन्वर्सेशंस करता है पैट्रिक के साथ। उसमें ये आर्ट, लिटरेचर और नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं। और इनकी जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है निकोलस की, वो इसके कैरेक्टर में एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड करती है, और इस नॉवल के थ्रू हमें इसके कैरेक्टर्स की और इसकी अंदर जिंदगी में चल के आ रहा है उसकी इनसाइट्स भी मिलती हैं। ट्रेजिक फेथ की एक एलिमेंट है जो कि डेथ और लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो निकोलस की ट्रेजिक फेट है। ड्यूरिंग माइनिंग एक क्वारी एक्सीडेंट होता है, मतलब कि एक पिट है, ये वो गड़ा है जिसमें इसकी मौत हो जाती है माइनिंग के दौरान। और हार्श रियलिटीज बता रही हैं ये कि लेबर्स जो हैं, ये मजदूर हैं, वो कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं, कितनी एक नफीस पर्सनैलिटी है और कितना सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर है निकोलस, जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी जो लेगेसी है थ्रू आउट पैट्रिक की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। और तमाम ब्रॉडर थीम्स जो हैं, जो कि हमें थ्रू पैट्रिक रिफ्लेक्ट हो रही है नॉवल में, उनमें हमें निकोलस भी नजर आता है इन द कैरेक्टर ऑफ पैट्रिक लुइस। सो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि निकोलस टेबलकॉफ जो है ये एक मल्टी फेसेटेड कैरेक्टर है, अगेन जो कि एक प्रॉपर्टी है माइकल ओंडार्ची की कि उसके तमाम कैरेक्टर्स मल्टी फेसेटेड होते हैं, जिसका इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है और वो लेबर मूवमेंट में इन्वॉल्व रहा है, और इस बंदे की आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज हैं और इसके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं नॉवल के अंदर, जिनमें हमें आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस और एक इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पर्सनल एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हमें नजर आती है। नेक्स्ट कैरेक्टर वी डिस्कस इज क्लारा डिकिंस। क्लारा डिकिंस एक एक्ट्रेस हैं और मिलीनियर एम्ब्रोस स्मॉल जो है उसकी ये वाइफ है। जब स्मॉल मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है, तो पैट्रिक उसका सर्चर बन के आता है और ये एक एजेंट के तौर पे काम करता है और उसको ढूंढता है कि अगर उसने एम्ब्रोस स्मॉल को ढूंढ लिया तो उसको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन पैट्रिक लुइस जो है वो क्लारा के साथ प्यार में पड़ जाता है, और क्लारा जो है वो पैट्रिक को ये बताती है कि अगर एम्ब्रोस स्मॉल मिल गया तो वो पैट्रिक को छोड़ देगी। और शायद उसने पैट्रिक को ये कहा है कि वो जहाँ पे छुपा हुआ है तुम्हें पता है, लेकिन तुम उसको जानबूझ के नहीं ढूंढ रहे क्योंकि तुम मेरे साथ हो। क्लारा एक बड़ा क्रिएटिव और बड़ा फ्लम्बिएंट, एक शोई किस्म का, एक कलरफुल और फ्लैशी किस्म का एक सोल है जो कि पैट्रिक को इंस्पायर करता है। बड़ी रंगीन सी इसकी जिंदगी है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं बाद में, तो अभी भी वो एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। और वो एक ऐसी खातून है जो कहती है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, who cannot be possessed, उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये इन्फैचुएट नहीं कर सकते। सो वो बेस्ट फ्रेंड है एलिस की, और दोनों के कॉम्प्लेक्स इमोशनल वर्ल्ड है एक्टिंग की जिसमें वो काम कर रहे हैं। सो लिटरेरी एक्टिविटी जिसमें एक्टिंग है, पेंटिंग है, उसमें ये इन्वॉल्व हैं और उन्हीं में ही इनकी फ्रेंडशिप चल रही है। ये भी एक वफादार खातून है और ये जब तक के एम्ब्रोस स्मॉल मर नहीं जाता तब तक ही उसके साथ रहती है, और उसके मरने के बाद ये पैट्रिक को फोन करती है कि वो अब आए और उसके साथ रहे। इसका भी मिस्टीरियस बैकग्राउंड है और जिसका ओरिजिन है और जो उसका पास्ट है वो मिस्टीरियस है। थ्रू आउट द नॉवल हमें नहीं पता कौन है, किधर से आई है। टोरंटो ये एक अननोन प्लेस से आई है और एक श्राउडेड मास्क्ड इसकी एम्बिग्यूटी है, कोई नहीं पता ये कहां से आई है। और ये जो मिस्ट्री है ये एक इसके कैरेक्टर में एक और एलिमेंट ऐड करती है जिसमें एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी है, एक प्लॉटिंग है, कॉन्स्पिरेसी है, एक इंट्रिग्यू है, एक साजिशी है, एक ट्रिकीनेस है इसके अंदर। इसका पैट्रिक लुइस के साथ जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो भी नॉवल का सेंट्रल एस्पेक्ट है। उनका रोमांस बहुत ही पैशनेट है और बहुत ही वाइल्ड और जॉयस किस्म का, और दोनों बड़े एंजॉय करते हैं लाइफ को। और इन दोनों के रिलेशनशिप से हम लव, डिजायर और एक इंटीमेट रिलेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं कि दोनों एक दूसरे को चाह रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कहती है कि मैं एम्ब्रोस स्मॉल के साथ चली जाऊंगी। और फिर वो वफादार भी है और एम्ब्रोस स्मॉल के साथ जब तक वो मरता नहीं लाइफ गुजारती है, लेकिन उसके दिल में ये भी बस रहा है साथ साथ। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी सी है कि वो कैसी वफादार है और वफादार है भी या नहीं मीन्स के, लेकिन फिर भी उसने अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजारा जब तक वो जिंदा था। इसके कैरेक्टर की हिस्टोरिकल इवेंट के साथ एक कनेक्शन है और एम्ब्रोस स्मॉल के साथ भी एक कनेक्शन है। तो इसकी जो एसोसिएशन है एम्ब्रोस स्मॉल के साथ, वो एक हिस्टोरिकल फिगर है जो हिस्टोरिकली मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाता है। बेसिकली एक एक्चुअल कैरेक्टर है जो एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो कि
गायब हो गया था या अगवा हो गया था, ही वेंट मिसिंग। क्लारा डिकिंस का ताल्लुक टोरंटो की हिस्ट्री में एक एक्चुअल इवेंट है जो कि एम्ब्रोस मॉल है उसके साथ। एक मिलेनियर था जो वाकई ही गुम हो गया था। तो उसकी जो प्रेजेंस है नॉवल में वो कंट्रीब्यूट करती है कि हम पर्सनल और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो हैं उनके इंटरसेक्शन को भी एक्सप्लोर करें। क्लारा किस तरह एक उस बंदे के साथ कनेक्टेड रही है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा था। क्लारा के कैरेक्टर में हमें ट्रेजेडी भी नजर आती है और एलिमेंट ऑफ फेट है और एलिमेंट ऑफ लॉस है। तो इसके जो हस्बैंड का लॉस है एम्ब्रोस मॉल जो कि पहले गुम हो जाता है और फिर मर जाता है, ये रिलेशनशिप के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी और एक पेचीदगी डालता है जो कि पैट्रिक और क्लारा के दरमियान है। और एक ट्रेजिक एलिमेंट भी उसकी लाइफ के अंदर कि उसकी लाइफ में एम्ब्रोस मॉल के ना होने का दुख है लेकिन पैट्रिक के होने की खुशी भी है, या एक उसके एहसास से उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ कंप्लीटनेस आता है, वो खुद को मुकम्मल महसूस करती है। और ये बड़ा पॉइगनेंट और इमोशनल किस्म का एक रिमाइंडर है कि किस तरह जो पर्सनल चॉइसेस हैं इंसान की वो उसकी डेस्टिनी की तरफ उसको लेके जा रही होती हैं और लीड करती हैं। कुकिंग को एज ए सिंबोलिज्म लिया गया है। क्लारा एम्ब्रोस मॉल के घर कुकिंग करती है एज ए प्रोफेशन, और ये एक मेटाफर के तौर पे लिया गया है कि किस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को और इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक नई चीज बनाती है। और ये एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की थीम भी है इस कि किस तरह नॉवल में इसका जो रोल है कुक का कि ये शी कुक्स फॉर एम्ब्रोस मॉल और ये उसका ख्याल रखती है और उसके मिस्ट्रेस के तौर पे भी उसके साथ रह रही है और थ्रू कुकिंग इसने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा हुआ है। क्लारा का भी इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है और उसके अंदर भी हमें एक थीम ऑफ डिस्प्लेसमेंट नजर आती है। अदर नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स हैं दूसरे बिल्कुल उनकी तरह क्लारा भी रिफ्लेक्ट करती है कि वो भी एक डिस्प्लेस्ड कैरेक्टर है और जो इमिग्रेंट्स को चैलेंजेस हैं नए माहौल में क्लारा ने भी वो चैलेंजेस फेस किए हैं। और टोरंटो में उसकी जो जर्नी है उस नॉवल के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह उसके अंदर एक कल्चरल और एक पर्सनल ट्रांजिशंस आई हैं। पैट्रिक लुइस की लाइफ के ऊपर क्लारा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है और क्लारा की प्रेजेंस पैट्रिक लुइस की लाइफ में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है इसका। और उनका जो बहुत ही एक मजे का और जॉयस किस्म का रिलेशनशिप है आपस में और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हमें लव और डिजायर का एलिमेंट नजर आता है। और उन दोनों की जो पर्सनल ग्रोथ है और वो जो इवॉल्व कर रहा है उनका कैरेक्टर पैट्रिक का थ्रू क्लारा और क्लारा का थ्रू पैट्रिक, ये हमें ओंडार्ची ने एक्सप्लोर करके दिखाया। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप्स जो है वो भी राइटिंग स्टाइल में एक फीचर है माइकल ओंडार्ची का। सो क्लारा डिकिन एक कंपेलिंग एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसका एनिग्मेटिक और एक परप्लेक्सिंग किस्म का पास्ट है और रोमांटिक रिलेशनशिप और उसकी इंडिपेंडेंस और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ उसकी एक कनेक्शन है वो हमें नॉवल में एक्सप्लोर होता है कि किस तरह उसमें एलिमेंट ऑफ लव, एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी और एक इंटरप्ले है बिटवीन पर्सनल एंड कलेक्टिव हिस्ट्रीज। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैरोवेगियो। ये एक इटालियन इमिग्रेंट है, अगेन ये एक और इमिग्रेंट है जो कि चोरियां करके गुजारा कर रहा है, थीफ है बेसिकली ये, और इसने अपनी ट्रेनिंग दूसरे प्रोफेशनल चोरों के साथ ली है और इसकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, बस इसने कुत्ता रखा हुआ है सुर्ख कलर का और वो इसके साथ चोरियों में हेल्प करता है। और जब ये किसी भी घर में घुसता है डाके के लिए या चोरी के लिए तो कोई आ जाए बंदा या कोई खतरा हो तो वो कुत्ता भौंकता है और उसको पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है और अभी मुझे कुछ अपना ये चोरी का मामला जल्द समेटना चाहिए। तो इवेंचुअली ये पकड़ा जाता है और फिर इसको जेल हो जाती है और वहां पे ये पैट्रिक को मिलता है। कैपिएगो जो है ये जेल से भाग जाता है और 5 साल बाद पैट्रिक भी रिलीज होता है जेल से और फिर जब ये आपस में मिलते हैं तो ये दोबारा दोस्त बन जाते हैं। सो कैपिएगो जो है ये भी चूंकि पैट्रिक का और एलिस का एक कॉमन फ्रेंड है जिस तरह के निकोलस था, तो ये भी हैना के लिए एक फादरली फिगर है, मींस के जो एलिस की बेटी है सब उसका ख्याल रख रहा है और जिसको पैट्रिक ने अडॉप्ट किया हुआ है उसकी मौत के बाद। एलिस के मरने के बाद पैट्रिक उसकी बेटी हैना को एज ए अडॉप्टेड चाइल्ड अपने पास रखा हुआ है। इस कैरेक्टर की भी एक बैकग्राउंड आइडेंटिटी है और उसका जो असल नाम है वो है डेविड एल्मेसे और ये सेम कैरेक्टर ओंडार्ची के एक और नावल दी इंग्लिश पेशेंट में भी इसी नाम से है और इस आइडेंटिटी के साथ ये नावल में अपने जो सारे ताल्लुकात हैं और अपनी जो जिंदगी है उसको नेविगेट करता है और गुजारता है। वर्ल्ड वॉर 2 की जो इंजरीज हैं और जो वॉर का एक्सपीरियंस है, कैरिबेगियो जो है ये एक वॉर वेटरन भी रहा है, इसने जंग लड़ी है और एक जासूस के तौर पे जर्मन्स ने इसको पकड़ लिया था और वो उसकी जिंदगी पे एक बहुत बड़ा असर है उसका। और फिजिकली ये जख्मी भी हुआ है और जज्बाती तौर पे भी ये बहुत ज्यादा डैमेज है, इमोशनली और फिजिकली इसने बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की हैं जो कि इसकी जिंदगी के पर्सपेक्टिव को डिफाइन करती हैं। इसका एज ए थीफ एक क्रिमिनल पास्ट भी है और इसकी स्किल्स हैं और उसका एक बैकग्राउंड है। ये बहुत
जबरदस्त किस्म का बड़ा प्रोफेशनल चोर था। हालांकि इसकी एक्टिविटीज क्रिमिनल हैं, लेकिन फिर भी इसके एक कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल है जिसके अंदर एक मॉरल एम्बिग्यूटी है। मतलब बस गुजारा करने के लिए चोरियां तो वो करता था, लेकिन इसकी जो एक अखलाकी तौर पे भी इसका जो कैरेक्टर है वो टेंटेड है और वेग है और एम्बिगुअस है। मतलब वी कैन डाउट ऑन हिज कैरेक्टर, मतलब कुछ भी कर सकता था, चोरियां क्यों करता था। इसका जो हैना के साथ कनेक्शन है वो भी इस नॉवल का हमें दी इंग्लिश पेशेंट नॉवल के साथ एक अटैचमेंट मिलती है। सो कैरेवेगियो जो है ये एक कैरेक्टर है जो कि स्किन ऑफ अ लायन और द इंग्लिश पेशेंट दोनों में अपीयर हुआ है, और इसकी जो प्रेजेंस है ये स्टैब्लिश करती है कि इन दोनों नॉवेल्स का भी और इन दोनों स्टोरीज का भी आपस में कोई कनेक्शन है जो कि डॉटजी ने लिखी है, और उनका कोई आपस में एक थीमेटिक कंटिन्यूटी है, यानी कि एक कहानी से दूसरी कहानी की तरफ गए। पैट्रिक लुइस के साथ इसकी फ्रेंडशिप है, एक इनका बॉन्ड है आपस में, और इनका जो आपस में तल्लुक है वो सिर्फ तल्लुक नहीं है, वो एक सिग्निफिकेंट बड़ा खास किस्म का तल्लुक है, क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस एक जैसे हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी है और इनकी जिंदगी में मसले परेशानियां एक जैसे हैं, तो इस वजह से इनकी फ्रेंडशिप भी बहुत ज्यादा फोर्ज्ड है आपस में। और कैरेवेगियो जो है इसकी जो प्रेजेंस है वो एक इमोशनल सपोर्ट देती है पैट्रिक को। जब भी उस पर मुश्किल वक्त आता है तो उसको जिस तरह के एलिस से सपोर्ट मिलती है, जिस तरह के क्लारा से सपोर्ट मिलती है, इसी तरह कैरेवेगियो का कैरेक्टर भी इसके लिए एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। कैरेवेगियो के कैरेक्टर में हम पोस्ट वॉर स्ट्रगल्स जो हैं और फिर जो एडजस्टेड इन सिविलियन लाइफ का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। तो उसने जासूस के तौर पे जो टाइम गुजारा है उसमें एक सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी है, और फिर वो अपनी लाइफ में एक पर्पस की तलाश में, एक मकसद की तलाश में है, और जंग के बाद के जितने भी मसाइल हैं उसमें फिर भी वो अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढ रहा है और स्ट्रगल कर रहा है। कैरेवेगियो जो है ये भी एम्ब्रोस मॉल की जो डिसअपीयरेंस है उसको ढूंढने में, उसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाता है पैट्रिक के साथ, और इसकी ये इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्ट करती है कि ये भी इंसाफ की तलाश में है और ये भी चाहता है कि सच सामने आए और पता लगे कि एम्ब्रोस मॉल कहाँ गायब हो गया, या किसने उसे गायब करवाया, या किसने उसको अगवा कर लिया। और जो इन्वेस्टिगेशन में इसका शामिल होना है ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है इसके एक्शंस की, जो हमें नॉवल में पता लगता है कि क्यों ये भी उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गया है जिसमें पैट्रिक लुइस एम्ब्रोस मॉल को ढूंढ रहा है। कैरेवेगियो की भी जो जिंदगी है उसमें हमें जंग के जख्म नजर आते हैं, जंग के दुख और सदमा और ट्रॉमास नजर आते हैं, जो कि फिजिकल भी हैं और इमोशनल भी हैं, क्योंकि इसका अंगूठा जो है वो जाया हो गया था जंग में, और वो एक सैंपल बन जाता है फिजिकल और इमोशनल जख्म और स्कार का, जो कि जंग के बाद भी, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी उसके साथ लिकर कर रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे कि उसका जो अंगूठा है वो जाया हो गया है, ये खत्म हो गया है जंग में, तो वो जब भी अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसको तमाम पुरानी यादें जो हैं, फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमास जो हैं, उसके सारे दोबारा फ्रेश हो जाते हैं। कैरेवेगियो एक्सपीरियंस करता है बिट्रेयल बाय पैट्रिक, जिस तरह पैट्रिक ने उसको धोखा दिया है। जंग में कैरेवेगियो जो है वो हादसाती तौर पे इनवॉलंटरीली या इनएडवर्टेंटली दुश्मन के हाथ आ जाता है, और ये जो थीम है बिट्रेयल की या बेवफाई की या धोखे की, और फिर सबसीक्वेंट टुवर्ड्स द फॉरगिवनेस जो माफी का एलिमेंट है, कैरेवेगियो के कैरेक्टर के अंदर, उसकी कैरेक्टर की आर्क में हमें ये भी एक सेंट्रल थीम नजर आती है कि किस तरह एक ना चाहते हुए बेवफाई हुई है और फिर एक एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस या एक माफी का एलिमेंट इसके कैरेक्टर से हमें नजर आता है। जो लॉस ऑफ थम्स है ये एज ए सिंबलिज्म यूज किया गया है। सो कैरेवेगियो के जो अंगूठे हैं वो एक सिंबॉलिकल एलिमेंट है नॉवल में, और रिप्रेजेंट करता है कि उसने किस तरह फिजिकल और इमोशनल म्यूटिलेशन जंग ने उसके साथ की है। म्यूटिलेशन बेसिकली एक डिफेसमेंट है, डैमेज है, इंजरी है, बहुत मतलब बुरे तरीके से जो मसख करना होता है उसको म्यूटिलेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद इसने इतने प्रोफाउंड किस्म के और इतने सब खतरनाक किस्म के ट्रॉमा के बाद किस तरह अपनी नई जिंदगी शुरू की। सो कैरेवेगियो जो है ये भी अगेन एक मल्टीफेसेटेड कैरेक्टर है जिसके अंदर वॉर की, आइडेंटिटी की, बिट्रेयल की, फॉरगिवनेस की, और जंग के बाद की जो आफ्टरमैथ है, और एक कॉम्प्लेक्स किस्म का पास्ट है और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं नॉवल के अंदर, और एक इंटरकनेक्टेडनेस है इंडिविजुअल्स की, एक ब्रॉडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें वो नजर आती है। नाउ वी डिस्कस जियानेटा। ये कैरेवेगियो की वाइफ है। जियानेटा कैरेवेगियो की बीवी है। ये कैरेवेगियो को मिलती है जब वो एक बड़ी रॉबरी करता है, चोरी करता है और फिर भागता है, और भाग के ये खुद को छुपाता है एक झाड़ियों में, जो कि घर के बाहर एक बिल्डिंग बनी होती है उसके साथ जो झाड़ियां सी होती हैं वहां पे खुद को छुपाता है। तो जियानेटा जो है वहां पे काम कर रही होती है और ये ढूंढ लेती है कैरेवेगियो को, जो कि काउंटर के नीचे छुपा होता है, और ये उससे पूछती है और फिर उसके लिए खाना लेके आती है, उसको बताती है, और वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पे चोरी करके आया हूँ और मैंने खुद को छुपाया हुआ है, और वो बड़ी से अम्यूज होती है, खुश होती है और इस मोमेंट को एंजॉय करती है, और फिर वो आपस में प्यार हो जाता है इंस्टेंटली, और फिर वो अपनी जिंदगी इकट्ठे गुजारने की प्लानिंग करते हैं। और जो जियानेटा है ये पैट्रिक की भी अच्छी दोस्त बन जाती है।
जैसे ही वो जेल से रिहा होता है पैट्रिक, तो ये भी उसकी दोस्त बन जाती है। ये जो लेबर मूवमेंट है तो उसमें पैट्रिक लुइस की अथॉरिटीज के साथ बहुत ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन रही है। तो स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये जेल में रहा है, लेकिन अपेरेंटली ये फॉर सम टाइम ही वाज डिटेन्ड, उसको मतलब के नजरबंद किया गया है या बंद किया गया है। सो जियानेटा का जो पैट्रिक के साथ रिलेशनशिप है और उसका जो एक बैकग्राउंड है वो हमें बताता है कि जियानेटा जो है ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका नाम है प्लाजिडी, वो एक मिलीनियर है, उसकी ये बेटी है, और ये भी पैट्रिक के साथ एक रोमांटिक एक्ट में इन्वॉल्व हो जाती है। और अगेन नॉवल में आइडेंटिटी और लव की जो थीम है हमें पैट्रिक और जियानेटा के रिलेशनशिप से भी नजर आती है। जियानेटा की जो दौलत है, उसका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ही मुख्तलिफ है पैट्रिक की एक हम्बल ओरिजिन से। वो गरीब एक लेबर तबके का बंदा है, जबकि जियानेटा जो है वो एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक रखती है। और ये जो डिस्पैरिटी है इन दोनों के बैकग्राउंड्स में, ये एक टेंशन का बाइस भी बनती है और रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह क्लास डिफरेंस जो है नॉवल में हमें दिखाया गया है। जियानेटा की जो प्रेजेंस है उसने पैट्रिक के जो एम्बिशंस हैं और एस्पिरेशंस हैं उनको भी इम्पैक्ट किया है। तो जियानेटा से मिलने के बाद पैट्रिक की जिंदगी में भी दौलत के और सहूलियात के और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले हैं जो कि पहले उसको एक्सेसिबल नहीं थे। और इससे हम एक रिलेशनशिप के अंदर जो इंटरसेक्शन है पर्सनल और सोसाइटल नैरेटिव, मींस के जो क्लास डिफरेंसेस हैं और किस तरह लोग एक दूसरे के साथ आपस में ताल्लुक में आते हैं, हालांकि उनकी क्लास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन उनके जो हार्टली या दिल के जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरह उनको क्लोज करते हैं, वो एलिमेंट हमें नॉवल में नजर आता है। जियानेटा का जो रोमांस है विद पैट्रिक, वो भी हमें एक पैशन और एक टर्बुलेंट किस्म की एक सिचुएशन दिखाता है। इनके रिलेशनशिप से भी हम एलिमेंट ऑफ लव और थीम्स ऑफ डिजायर और अगेन एक इंटीमेट कनेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उनको देखते हैं। कि मीन जियानेटा कैरावेगियो की वाइफ है, लेकिन वो शी इज इन लव विद पैट्रिक लुइस, और पैट्रिक लुइस की जो इमोशनल जर्नी है वो भी इन दो कैरेक्टर्स की आपस में जो एक डायनामिक किस्म का रिलेशन है उससे रीडिफाइन होती है। नॉवल में जो जियानेटा का पर्सपेक्टिव है उसको ओपनली बयान नहीं किया गया। तो प्राइमरीली जब हम नॉवल को पढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, तो हम जियानेटा को भी बेसिकली पैट्रिक के लेंस से देख रहे होते हैं। जब हम पैट्रिक की लाइफ को देखते हैं तो हम जियानेटा को एज ए इंडिविजुअल अलग नहीं लेते, बल्कि उसको एसोसिएट करते हैं पैट्रिक के साथ। और ये जो नैरेटिव है ये भी एक एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी ऐड करता है और एक मिस्ट्री ऐड करता है उसकी कैरेक्टर की, उसकी अपनी पहचान नहीं है, उसकी खुद की पहचान भी पैट्रिक के साथ है। नेक्स्ट कैरेक्टर है राउलेंट हैरिस, जिसको कमिश्नर हैरिस भी कहते हैं। ये टोरंटो में कमिश्नर है पब्लिक वर्क्स का, आम लोगों के लिए जो काम किए जाते हैं। तो ब्लूर स्ट्रीट वायाडक्ट होता है एक ऐसा पुल जो कि एक दरिया या नहर के ऊपर से गुजरेगा और फिर वो एक टनल में से गुजरेगा, उसको वायाडक्ट कहते हैं। 1918 में कंप्लीट हुआ है, तो उसको ये सुपरवाइज कर रहे होते हैं, ओवरसी कर रहे होते हैं। और इसमें जो ये वायाडक्ट है, इन्होंने एक और वाटर वर्क पे भी प्रोजेक्ट किया है जो कि लेक ओंटारियो से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं और टोरंटो के वाटर वर्क्स में काम कर रहे हैं। पैट्रिक की जो कन्फ्रंटेशन है वो हैरिस के साथ फाइनल सीन में हुई है एलिस की डेथ के बाद। तो कमिश्नर हैरिस जो है ये एक फिगर ऑफ अथॉरिटी है नॉवल में, एक पुलिस कमिश्नर है, उसके पास सिग्निफिकेंट पावर है सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो कि टोरंटो में उस वक्त का 20th सेंचुरी में एक पावरफुल फिगर के तौर पे दिखाया गया है। हैरिस इंस्टीट्यूशनल पावर को भी और कंट्रोल को भी रिप्रेजेंट करता है कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हेड होने की वजह से एक कंट्रोल एक्सरसाइज करता है ओवर द पीपल, और उसका जो कैरेक्टर है उसमें हमें अथॉरिटी नजर आती है और तमाम इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के ऊपर वो एक इंस्टीट्यूशनल पावर जो है, जो कि सोसाइटल स्ट्रक्चर्स में इनहेरिटेड एक पावर डायनेमिक्स का रोल प्ले कर रही है, वो हमें हाईलाइट करती है और दिखाती है। इसका कैरेक्टर पैट्रिक लुइस के लिए कमिश्नर हैरिस एक एंटेगनिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। हैरिस के तमाम एक्शंस, पर्टिकुलरली जिस तरह वो वर्कर्स को ट्रीट करता है, तो स्टोरी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टेंशन और एक नैरेटिव डेवलप कर रहा है कमिश्नर हैरिस और उसके तमाम एक्शंस। हैरिस को नॉवल में दिखाया गया है कि जो लेबर मूवमेंट है उसको ये स्प्रेस कर रहा है, और जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही हैं, हड़तालें हो रही हैं नॉवल के अंदर, ये उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और उसके तमाम एक्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरह टोरंटो में लेबर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिस वक्त टोरंटो में कंस्ट्रक्शन बूम चल रहा था या बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और वर्कर्स किस तरह अपनी कंडीशंस को बेहतर करने के लिए और एक फेयर ट्रीटमेंट और जस्टिस के लिए कोशिश कर रहे थे, और उसमें कमिश्नर हैरिस जैसे कैरेक्टर्स जो थे वो उनको सप्रेस कर रहे थे, उनको दबा रहे थे। इसका इमिग्रेंट्स के साथ और वर्कर्स के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो हैरिस की जो पॉलिसीज थी और इसके जो एक्शंस थे वो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में वर्किंग क्लास के अगेंस्ट थे, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट्स के ये खिलाफ था। और ये
अपनी पर्सनैलिटी में या अपने कैरेक्टर में खुद एक एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन बना हुआ। और इस नॉवल में हमें पता लगता है कि कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज की टेंशन थी और वर्कर्स जो हैं वो इंसाफ के लिए या जस्टिस के लिए या अपने हकूक के लिए किस तरह स्ट्रगल कर रहे थे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में। कमिश्नर हैरिस जो है ये तमाम एक्चुअल इवेंट पब्लिक किस तरह उनको परसीव कर रही है और किस तरह पब्लिक उनसे इन्फ्लुएंस हो रही है उनको भी ये मैनिपुलेट करता है। और इसका जो रोल है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो एक मैनिपुलेशन ऑफ हिस्ट्री है, यानी कि इसने तारीख को जिस तरह थी उस तरह बयान नहीं होने दिया, उसको मैनिपुलेट किया है और एक सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की है इवेंट्स की। अपनी पावर में होने की वजह से जो चीजें ये छुपाना चाहता था या जिन पे पर्दा डालना चाहता था उनको उसने छुपाया है, स्प्रेस किया है, और जो ये खुद अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके हाईलाइट करना चाहता था तो उसने वो मैनिपुलेशंस की हैं। कमिश्नर हैरिस के कैरेक्टर से हमें सोशल क्लास और डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट भी नजर आता है। तो उसके जितने भी एक्शन है वो हाईलाइट करते हैं कि इसमें एक बाइस है, इसमें एक तअस्सुब है और एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ये करता है और बिहेवियर इसका ऐसा है जिसमें ये लोगों के साथ फर्क रखता है। और ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखता है जिसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन ये खुद एक ऐसा बंदा है जो कि बाइस्ड है और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है इसका। हालांकि ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी में है लेकिन ये इनजस्टिस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कमिश्नर हैरिस के जितने भी एक्शंस हैं वो इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और इसके कैरेक्टर से हमें पता लगता है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं, ये डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स जो हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना है और किस तरह वो अपने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियल ऑफिस होल्डर ही इस तरह की मॉल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उनके साथ गलत रवैया अख्तियार किए हुए हैं। सो कमिश्नर हैरिस जो है ये एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी है और ये अपने ऑर्डर को और अपनी रिट को एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। और इसका जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह ये कंट्रोल को मेंटेन करता है और नावल में हर इंडिविजुअल की जिंदगी के ऊपर कमिश्नर हैरिस का क्या असर रहा है और क्या इम्पैक्ट रहा है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी जो है उसके पर्सपेक्टिव में। नाउ वी डिस्कस एम्ब्रोस स्मॉल। ये वो कैरेक्टर है जो कि हु गोज मिसिंग। तो ये एक मिलीनियर है और एक थिएटर टाइकून है जो मिसिंग है। और एम्ब्रोस स्मॉल जो है इसके मिसिंग होने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन इंडस्ट्री जो है वो एक उसकी मिस्ट्री के आसपास इकट्ठी हो गई है कि लोग इसको ढूंढ रहे हैं। और फिर इसको ढूंढने की वजह से पैट्रिक लुइस का क्लारा के साथ ताल्लुक बनता है, फिर उसका एलिस के साथ ताल्लुक बनता है और ये फिर सारी कहानी एक चलती है। और ये कहानी भी सच्ची है और एम्ब्रोस स्मॉल जो है इसका कैरेक्टर भी सच्चा है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो नॉवल में हमें दिखाया गया है कि एम्ब्रोस स्मॉल की मिस्ट्रेस जो है वो क्लारा है, जो कि एक पैराडॉक्स के तौर पे और एक एनिग्मा और एक पजल या एक रिडल के तौर पे है थ्रू आउट द रिलेशनशिप। और एम्ब्रोस स्मॉल का कैरेक्टर जो है उसमें हमें एक ब्रूटैलिटी भी नजर आती है, उसमें एक वायलेंस है टुवर्ड्स पैट्रिक। और वो ये कहता है कि पैट्रिक बेसिकली मुझे ढूंढने नहीं आया, बेसिकली ये क्लारा के पीछे आया है। एम्ब्रोस स्मॉल एक कैनेडियन थिएटर मैग्नेट है या एक टाइकून है जो कि एक मिस्टीरियसली स्ट्रेंजली तरीके से 1919 में डिसअपीयर हो जाता है। और उसकी डिसअपीयरेंस एक ऐसा इवेंट है जिसके आसपास ये नॉवल इन द स्किन ऑफ अ लाइन रिवॉल्व कर रहा है। तो ओंडोर्ची ने एम्ब्रोस स्मॉल के कैरेक्टर को एज ए फिक्शन भी प्रेजेंट किया है और एज ए फैक्ट भी प्रेजेंट किया है और अपने नैरेटिव में इसके कैरेक्टर को एज ए लेयर ऐड किया है जो कि एक कॉन्स्पिरेसी है, एक इंट्रिग है। एम्ब्रोस स्मॉल जो है एक थिएट्रिकल एम्पायर में सिंबल ऑफ इल्यूसिव पावर दिखाया गया है, एक इनटेंजिबल के उसकी तरह का और पावरफुल कोई नहीं है और एनिग्मेटिक कोई नहीं है। और टोरंटो में जो थिएटर का बिजनेस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कंट्रोल कर रहा है। और एक थिएट्रिकल एम्पायर जो है वो सिंबलाइज करती है पावर की थीम को, कंट्रोल को, और एक एब्स्ट्रैक्ट और इल्यूसिव नेचर ऑफ सक्सेस को रिफ्लेक्ट करती है इन द कैरेक्टर ऑफ एम्ब्रोस स्मॉल। इसकी जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस है वो सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द प्लॉट है और नॉवल इसकी गुम होने के आसपास घूमता है। तो सडनली ये जो बंदा गायब हो जाता है और उससे फिर स्पेकुलेशंस आती हैं, रूमर्स आती हैं और डिफरेंट किस्म की थ्योरीज नॉवल में प्रोपेगेट होती हैं। और अगेन वही जो कॉटेज इंडस्ट्री का जिसका जिक्र किया, किस तरह लगता है जैसे कोई एक छोटी छोटी इंडस्ट्री बन गई है जो उसको ढूंढ रही है। और उसमें फिर पैट्रिक लुइस आ जाता है और निकोलस और क्लारा और एलिस और फिर ये सारा इनका आपस में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है बेसिकली सेंट्रल एलिमेंट है इसकी डिसअपीयरेंस प्लॉट की। एम्ब्रोस स्मॉल का क्लारा डिकन्स के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाया गया है। वो एज ए कुक है उसके घर में, लेकिन फिर भी उनका आपस में एक जो रिलेशनशिप है उसमें एक रोमांस है जो कि कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड करता है। और उनके जो रिलेशनशिप में एक डायनामिक्स है उसमें हम लव, पावर और एक पर्सनल चॉइस का एलिमेंट जो एक इंडिविजुअल की जिंदगी में है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कि ऐसे लगता है जैसे क्लारा डिकन्स शायद एम्ब्रोस स्मॉल के साथ वफादार
इसलिए है या उसके साथ कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि वो एक थिएट्रिकल टाइकून है और क्लारा डिकन्स खुद जो कि एक बहुत कलरफुल और एक बहुत ही फ्लॉमियन किस्म की खातून है जो कि खुद भी इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। ओंडाटजी ने पोर्ट्रे किया है एम्ब्रोस मॉल को एग्जेम्पलीफाई करके कि फैक्ट और फिक्शन के दरमियान किस तरह हिस्टोरिकल फिगर्स को रिप्रेजेंट किया गया है और फैक्ट्स और फिगर्स को ब्लर करने की कोशिश की गई है। जबकि जो एम्ब्रोस मॉल है वो एक हिस्टोरिकल फिगर है और एक्चुअल रियल हिस्टोरिकल फिगर है, लेकिन ओंडाटजी ने इस कैरेक्टर को बियॉन्ड हिस्टोरिकल एक्यूरेसी लेके गए हैं और एक ऐसे एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं जिनमें एक स्टोरी टेलिंग है और इमेजिनेशन है, जिसमें हैना का कैरेक्टर है, एलिस है, क्लारा डिकन्स है, कैरावेगियो है, कमिश्नर हैरिस है और जियानेटा है और इन सब का आपस में एक ताल्लुक दिखाया है। अभी हम क्विकली उन कैरेक्टर्स का जिक्र करते हैं जिनकी अपीयरेंसेस जो हैं इतनी विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इस नॉवल में थोड़ा थोड़ा रोल है। तो हेजन लेविस जो है ये पैट्रिक के फादर है, जो कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में इनका जिक्र है। एक खामोश शख्स इंसान है जिसने पैट्रिक को पैदा किया है और उसको पाला है, लेकिन कोई इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया अपने बेटे की लाइफ को। नॉवल में इनकी एक ब्रीफ अपीयरेंस है और उनके जो की फीचर्स हैं उनमें इस कैरेक्टर की अपीयरेंस को बार बार रिपीट किया गया है, जिसमें एक एलिमेंट ऑफ स्केयर डांस कालिंग है। तो बेसिकली एक डांस की किस्म है जिसमें एक खास रिदम के साथ और खास टाइमिंग और खास एबिलिटी के साथ डांस किया जाता है और डिफरेंट किस्म की पैटर्न्स और मूवमेंट्स होती हैं इसमें। और फिर अगेन स्टडी ऑफ डायनामाइटिंग जो है, इसका खुद का डायनामाइट का एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था और इसने फिर एज ए टीचर या एज ए मेंटोर ये स्किल अपने बेटे में शिफ्ट किया है। केटो एक और कैरेक्टर है जो कि स्टोरी में इतना नजर नहीं आए, लेकिन इनकी प्रेजेंस जो है वो एलिस के और हैना के कैरेक्टर में फील की जा सकती है। और बेसिकली ये हैना का बायोलॉजिकल फादर है कि एक्चुअली एलिस के साथ ये बंदा जो है सोया था या उसका हस्बैंड था और इसने सीड किया है एलिस को और उससे हैना पैदा हुई है। तो केटो मजदूरों की जो एजिटेशन है या उनकी कैंपेन्स और उनके प्रोटेस्ट को लीड करता था। एक छोटा सा ग्रुप है जो कि लॉगिंग कैंप में होते थे, जो कि लकड़ियों के तख्ते और लकड़ियों पे बेसिकली काम करते थे। और ये चीज उसने लिख के बताई है एलिस को अपने मरने से पहले, और उसकी मौत बेसिकली उसके इस पॉलिटिकल रोल की वजह से हुई है, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म की एजिटेशंस और कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करता रहता था। हैना का जो कैरेक्टर है ये एलिस की बेटी है और पैट्रिक ने इसको एलिस की डेथ के बाद अडॉप्ट कर लिया है। और जब पैट्रिक और एलिस इकट्ठे रह रहे थे तो ये भी उनके साथ रह रही थी। एक्चुअली केटो इसका बाप है, लेकिन केटो की डेथ के बाद ये एलिस के साथ रह रही थी एंड अगेन जिस तरह के पैट्रिक ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो नॉवल में ये एक हमें यंग गर्ल के तौर पे दिखाई गई है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है और तजस्सुस है, क्यूरोसिटी है। ओंडाटजी के नॉवल का ये एक मेन कैरेक्टर है और उसको इंग्लिश पेशेंट में भी रिफ्लेक्ट किया गया है। यानी कि ओंडाटजी का जो नॉवल है द इंग्लिश पेशेंट, उसके कैरेक्टर्स की रिफ्लेक्शन हमें एज ए थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन द स्किन ऑफ अ लाइन में भी नजर आती है। और एलिस ये चाहती थी कि हैना के बाप के तौर पे पैट्रिक हो, और वो ये भी चाहती थी और वो उसकी ख्वाहिश थी कि क्लारा उसकी स्टेप मदर बने। एलिना एक और कैरेक्टर है। एक साल तक जो मैसेडोनियन मार्केट है उसमें जब पैट्रिक खरीदारी के लिए जाता है तो बेसिकली वो इगुआना एक जानवर है जो कि हर्बीवोर है, पौधे खाता है, ये गिरगिट की तरह का एक जानवर है। तो उसके लिए वो वेज एक खुराक है, खास किस्म की पत्ते हैं, ये को पौधा है जो वो खरीदने जाता है मार्केट में, क्योंकि वो ये महसूस करता है कि वो उस कम्युनिटी में एक इमिग्रेंट के तौर पे है और वो उसकी लैंग्वेज भी नहीं जानता। तो वो ज्यादातर लाइफ टाइम जो है वो इगुआना के साथ गुजार रहा है। तो एक दिन वो एक लफ्ज सीख जाता है वेज, कि वो जो इगुआना है उसके लिए ये वेज लेने जा रहा है, यानी कि उस जानवर के लिए जो खरीदने जा रहा है उसका नाम वेज है। और वो जो मार्केट में वो खातून है एलिना, उसको ये बताता है कि मैंने ये लफ्ज तुमसे सीखा है और इगुआना की ही वजह से मैं ये वेज लेने आता हूँ और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने लफ्ज सीखा है। तो इससे मतलब कि या मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक है, एलिना के पास आने का ये वजह है। तो एलिना उससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो उसको अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, उसको वेलकम करती है पैट्रिक को मैसेडोनियन कम्युनिटी में। तो मैसेडोनियन कम्युनिटी में बेसिकली जो उसकी एंट्रेंस है या उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो ये एक छोटा सा इवेंट है जो थ्रू द कैरेक्टर ऑफ एलिना हमें पता लगता है। एक कैरेक्टर है एलिजाबेथ, ये एक बड़ी जेंटल और इंटुइटिव किस्म की वुमेन है, एक स्पॉन्टेनियस एक नेचुरल सी खातून है जो दिल में चीज नहीं रखती। तो ये पैट्रिक को एक बाग में मिलती है और ये बाग नॉवल में इस तरह दिखाया गया जैसे कि वो अंधे लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, और ये खुद भी ब्लाइंड है और उसको पता है कि जो पैट्रिक है ये ब्लाइंड नहीं है। उधर वो जो ब्लाइंड का ये गार्डन है जिसमें सारे लोग घूमते हैं, लेकिन पैट्रिक उसमें अंधा नहीं है। और ये बस आपस में एक
रैंडम सी बात करते हैं कि किस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये कोई गलती की है इसने, पैट्रिक ने, और वो उसके हाथों से उसके चेहरे को फील करने की कोशिश करती है, और बस थोड़ी सी एक अपीयरेंस है एलिजाबेथ की। फिर एक कैरेक्टर है एल्फ्रेड। ये एक छोटा सा लड़का है जो कैरेवेगियो की मदद करता है जबकि वो जेल से भागता है। तो पहले तो एल्फ्रेड ये सोचता है कि कैरेवेगियो जो है वो जो कोई एक कंपनी आई हुई है फिल्म बनाने के लिए करीब, उसका कोई एक फर्द है या उसका एक हिस्सा है उसकी टीम का। लेकिन जब उसे पता लगता है कि कैरेवेगियो जो है ये तो जेल से भागा हुआ एक क्रिमिनल है, तो बच्चा उसको इससे मजीद परेशान होता है, बच्चा उसको ज्यादा पसंद करने लग जाता है और कैरेवेगियो को वो एक तोहफा देता है और वो कहता है कि मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरा नाम याद रखना। तो ये जो उसने गिफ्ट दिया है स्पाइल, ये बेसिकली एक टूल है जो दरख्तों को खुरचने के काम आता है और उनसे फिर सिरप निकलता है या जूस सा निकलता है, दरख्तों के अंदर से जो पानी निकलता है ना। तो ये स्पाइल जो है अगेन तो इंग्लिश पेशेंट जो इनका नॉवल है माइकल ओडांची का, उसमें भी इसका एक जिक्र आया है। लास्ट कैरेक्टर है हमारा एन या एने। सो ये एक बुजुर्ग खातून है और ये बस छुट्टियां गुजार रही हैं, अकेले गर्मियों की छुट्टियां डिफरेंट एक कॉटेज में। और कैरेवेगियो जो है क्योंकि वो एक चोर है तो वो चोरी करने की गर्ज से जाता है वहां पे, और वो खातून जो है वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है, लेकिन हस्बैंड की बजाय कैरेवेगियो वहां पे चोरी करने पहुंच जाता है। और कैरेवेगियो देखता है कि वो खातून कुछ लिख रही है और उसको ये उसका एक लिखने का जो एक्ट है ये बड़ा इंटीमेट और बड़ा अच्छा लगता है, और वो भी घर के अंदर दाखिल हो जाता है और उसका फोन यूज करता है। और फिर एम को पता लग जाता है कि कैरेवेगियो ने उसे फोन इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों नहीं दी, और फिर वो एक लंबी देर तक बात करते रहते हैं। बस इतनी सी इसकी एम की एक्सपीरियंस अपीयरेंस है इस नॉवल में। सो मैंने कोशिश की है कि तमाम कैरेक्टर्स जो हैं उनको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें उनकी। तो इस वीडियो में क्लारा डिकिंस का ताल्लुक बेसिकली एक्टिंग से है और वो कुकिंग का काम भी करती है एम्ब्रोस माल के घर, और निकोलस ने एलिस को बचाया था जबकि वो नन थी और वो उधर पुल पे गई हुई थी, और मिड एयर वो गिरी थी और उसने उसको बचा लिया था, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। और एम्ब्रोस माल जो है ये एक एक्चुअल रियल में एक कैरेक्टर है जिसकी डिसअपीयरेंस एक सेंट्रल एक्ट है पूरे नॉवल में। तो ये जो हमने डिटेल कैरेक्टर एनालिसिस किया है, इसके साथ अगर आप माइकल ओडांची की इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख लेंगे और फिर आने वाली जो हम इनका नॉवल डिस्कस करेंगे उसको देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी कैरेक्टर्स की कि इन द स्किन ऑफ अ लाइन में इन कैरेक्टर्स ने अपना क्या क्या रोल प्ले किया है, जिससे हमें कहानियों की सूरत में मुख्तलिफ जिंदगियों के बारे में पता लगता है जो कि इमिग्रेंट लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।